चलिए तो हम लोग मूत्र विरेचनीय महाकषाय को पढ़ेंगे। वृक्षादनी स्वदंष्ट्रा वसुक वशिर पाषाण भेद दर्भ कुश काश गुंद्रा इत्कट मूलानि इति 10 इमानि मूत्र विरेचनीयानि भवन्ति। देखिए मूत्र विरेचन, जैसा कि हमने पहले के अध्यायों में पढ़ा है कि मूत्र और मल ये सारहीन जो द्रव बनता है, सारवान द्रव और सारहीन द्रव, दो तरीके भोजन से पाचन के उपरांत दो प्रकार के द्रव बनते हैं, उनका विवेचन होता है, पृथक्करण होता है। तो सारवान जो द्रव होता है उससे तो फिर धातुएं बनती हैं, है ना, और जो सारहीन द्रव होता है उससे मल बनते हैं, ठीक है। लेकिन सारहीन जो द्रव होता है उससे पुरीस और मूत्र बनता है और वो पुरीस आगे चल करके मल में परिवर्तित होता है, ठीक है कि नहीं। तो अब उसी प्रकार से अगर उसका विरेचन ना हो, विरेचन कब करना पड़ता है, जैसा कि हम लोगों ने शोधन चिकित्सा को पढ़ रखा है कि जब मल जो है कहीं स्थित हो जाते हैं, है ना, जब कहीं पे मल जो है स्थित होते हैं, स्थित होने का मतलब है कि जब उनकी गतियां रुक जाती हैं, जो प्राकृत गतियां हैं, गति से तात्पर्य है जो उनका मूवमेंट हो सकता है अथवा उनका कन्वर्जन हो सकता है। जब कोई केमिकल कन्वर्जन का प्रोसेस रुक जाए तो हमें उसको स्थिर मानना चाहिए, है ना, और वो गति रुकना मानना चाहिए कि उसकी गति रुक गई, यानी जो उसमें परिवर्तन की गति हो रही थी वो गति रुक गई। और जब भी किसी की गति रुकती है तो वो फिर शरीर को मलिन करने लगता है, इसलिए उसमें गति सदैव होती रहनी चाहिए। अब देखिए हमारे शरीर में नित्य प्रति गति होती रहती है। क्षणभंगुरवाद आपने पढ़ा है, स्वभाव परमवाद पढ़ा है। स्वभाव परमवाद एक प्रकार की गति है जो हमारे शरीर में प्रति क्षण हो रही होती है। शरीर में कोई ना कोई परिवर्तन जारी है ना, भले वो कैटाबॉलिज्म के रूप में हो या एनाबॉलिज्म के रूप में हो, तो कुछ परिवर्तन जारी है और वो जिस दिन रुक जाएगा उसी दिन मृत्यु होती है, ठीक है ना। तो ऐसे ही जब दोष धातु मलों की गतियां रुक जाती हैं, चाहे वो एक स्थान में स्थिर हो जाएं तो, अथवा उनमें जो रासायनिक परिवर्तन हुआ करते हैं उन परिवर्तनों की गति रुक जाए, यानी परिवर्तन रुक जाए, तो वो हमारे शरीर को फिर मलिन करने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें उनको शरीर से बाहर निकालने की आवश्यकता होती है और ये कर्म हम जो है विरेचन कर्म के द्वारा या शोधन कर्म के द्वारा करते हैं, है ना। तो स्थानात बहिर्नयेत ऊर्ध्वम अधो वा मल संचयम देह संशोधनम तत्स्यात् देवदाली फलम यथा, ठीक है, ऐसा हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो अब यहाँ पे बात है मूत्र विरेचन की। इसका मतलब यह है कि या तो जो सारहीन द्रव से मूत्र बनता है वो बनने की प्रोसेस रुकी हुई है, इसलिए वो सारहीन द्रव शरीर में स्थिर हो रहा है तो शरीर को मलिन कर रहा है, अतः उसको निकालना पड़ेगा। या फिर जो सारहीन द्रव से मूत्र बनना चाहिए वो मूत्र बन गया, अब बन करके वो बस्ती स्थान में वो संचित है, इसलिए उसको शरीर से निकालना पड़ेगा। या वो दो बस्तियां होती हैं, ऐसा हमने आपको बताया पूर्व के जो हम लोग जो पाठ किए हैं तो उसमें पढ़ा है कि दो बस्तियां हैं, राइट एंड लेफ्ट, ठीक है। तो अगर उनमें वो फिल्टर ना हो, ठीक है, उनके द्वारा उसका छानन ना हो तो वो हमारे शरीर में मलिनता उत्पन्न करेगा और शरीर में संचित होने लगेगा। तो देखिए 3 विशेषताएं हैं जिसकी वजह से हमें उसे एक तो निकालना पड़ेगा। और बात यह है कि यदि वो मूत्र जो बन रहा है वो पिछिल हो जाए तो पिछिल हो जाने पर मूत्र क्या होता है, चिपकने लगेगा। कोई भी मल यदि पिछिलता को प्राप्त रहेगा तो वो स्रोतसों में आशयों में चिपकेगा, इसलिए ऐसे मूत्र के द्वारा
अस्मरी आदि का निर्माण होता है, तो शरीर में अस्मरी बनने लगती है। ठीक है, तो हमें फिर मूत्र विरेचन देना पड़ेगा। यदि मार्गों में जो मूत्र मार्ग है या जो शिराएँ स्रोतस है, अगर स्रोतोदुष्टि हो जाए तो फिर भी हमें मूत्र विरेचन द्रव्यों का प्रयोग करना पड़ेगा। तो यदि मूत्र व स्रोतोदुष्टि हो जाए तो फिर हमें उसका शोधन करना पड़ेगा। शोधन मतलब विरेचन, ठीक है। तो यानी विशिष्ट प्रकार से जब हम रेचन कराते हैं, और रेचन में देखो लिखा हुआ है, रेचन की परिभाषा आप लोगों को शायद याद हो कि मलादि द्रवताम नए, है ना, यानी वो मलों को द्रवीभूत करके, लिक्विफाई करके, रेयरफाई करके, विरल करके, सघन जहाँ पे है सघन से विरल करके, तो विरल कर देंगे तो फिर उसको निकालना आसान हो जाएगा, क्योंकि सघन होने से वो मूर्त रूप धारण करता है, विरल होने से वो मूर्त रूप धारण नहीं करता है। अगर कोई मूर्त रूप धारण किया तो उसका पिंड रूप बन सकता है, पिंड आकृति बन सकती है। तो उस पिंड आकृति को हम लोग जब द्रव आकृति में या बहने लायक यानी लिक्विड या गैसियस फॉर्म में उसको चेंज कर लेते हैं तो उसको निकालना आसान हो जाता है, क्योंकि लिक्विड भी फ्लो करता है और गैस भी फ्लो करती है, बट सॉलिड रूप में वो फ्लो नहीं करता है, तो एक जगह स्थिर होने लगता है। ठीक है, तो ऐसे में हमको विरेचन कराना पड़ता है। विरेचन में होता क्या है, हम सभी मलों को क्या करते हैं, द्रव रूप प्रदान करते हैं। द्रव माने लिक्विड नहीं होता, द्रव माने बहने लायक, और द्रव माने घोल करके उसको हम सॉलिड से लिक्विड अथवा गैस में बदलने की क्रिया, या फिर उस मल के अणुओं के बीच में दूरी बना करके, यानी कि उनको रेयरफाई करके जब हम शरीर से बाहर निकालते हैं तो ये क्रिया होती है विरेचन। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस मूत्र विरेचनी महाकषाय में क्या होगा कि मूत्र मार्ग की विकृतियों का भी मतलब चिकित्सा है। मूत्र मार्ग की विकृतियां दूर होंगी। अगर मार्ग विकृति है यानी स्रोतोदुष्टि है तो उसको ये औषधियां दूर करेंगी। दूसरा, अगर वसति स्थान में जो वायु है वो अनुलोम नहीं है तो ये औषधियाँ वायु स्थान वसति स्थान के वायु को अनुलोम करेंगी। तीसरा जो है कि द्रवीभूत करेंगी मूत्र को, पिच्छिलता आदि जो गुण अवगुण हैं मूत्र के उनको नष्ट करेंगी। तो इस प्रकार से ये 5 तरह की औषधियाँ इस महाकषाय में वर्णित की गई हैं। 5 प्रकार से मूत्र विरेचनीय द्रव्य कार्य करेंगे। ठीक है, पहले जो वायु को अनुलोम करके मूत्र विरेचन कराते हैं, ऐसे द्रव्य इस महाकषाय में उनका मधुर तिक्त कषाय रस, मधुर विपाक तथा उष्ण वीर्य होगा। तो मधुर तिक्त और मधुर तिक्त कषाय, मधुर विपाक, उष्ण वीर्य जो द्रव्य हैं इस मूत्र विरेचनी महाकषाय के, वो द्रव्य वायु को अनुलोम करेंगे, और वायु अनुलोम करने से जो मूत्र बस्ती स्थान में संचित हो रहा है उसको फिर ये, हाँ, दूसरा, अगर फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि अनुलोमन का मतलब है जो कार्य, जो क्रिया, जो गति जिस तरफ होनी चाहिए, जो प्राकृत मार्ग है उस मार्ग से जाए, अथवा जो प्राकृत कर्म का प्रकार है उस प्रकार से कर्म होना अनुलोमन कहलाता है। ठीक है, तो जिसका जिसमें कन्वर्जन होना चाहिए, यदि वो कन्वर्जन नहीं हो रहा है, जैसे सारहीन द्रव से मूत्र बनना चाहिए, अगर मान लीजिए सारहीन द्रव जो है वो मूत्र में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, अगली रासायनिक क्रिया रुकी हुई है, तो आपको वहाँ पे वायु अनुलोमक औषधि का प्रयोग करना चाहिए, जिससे वो क्रिया अपने डायरेक्शन में होने लग जाए। ठीक है, तो ऐसी स्थिति के लिए आप इन वायु अनुलोमनकारी द्रव्यों का प्रयोग करेंगे तो मूत्र विरेचन होने लगेगा। ठीक है, दूसरा, यदि मूत्र जो बन रहा है वो शरीर से जिस मार्ग से बाहर निकलना चाहिए उस मार्ग की ओर गमन नहीं कर रहा है, ठीक है, उसका गमन अन्य मार्गों की तरफ है, तो भी आपको वायु अनुलोमन करने वाले
द्रव्यों का ही मूत्र विरेचन कर्म में प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। अब दूसरे प्रकार के द्रव्य ऐसे हैं जो अधोगामी प्रभाव पैदा करके मूत्र को बाहर निकालते हैं, यानी विरेचन कराते हैं। अधोगामी प्रभाव पैदा करके, यहाँ अनुलोम तो हो रहा है लेकिन अधोगामी होना थोड़ा अलग बात है और अनुलोम होना थोड़ा सा अलग बात है, क्योंकि अनुलोमन में हर बार अधोगामी होना हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है ना। वो तो जिधर जाना है उधर जाए तो अधोगामी है, तो अनुलोमन है। अधोगामी तो केवल एक ही दिशा है, पैसिवली जिधर वो जाए, या गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी की तरफ जाना वो अधोगमन है, या पैसिव मूवमेंट हो तो उसको हम अधोगमन कहेंगे, जहां हमको बल ना लगाना पड़े, बल पूर्वक कोई कार्य ना करना पड़े, केवल हमको डिफ्यूजन कराना हो या एक वैक्यूम क्रिएट कराना हो या एक रिक्तता पैदा करनी हो, तब जाके जो कोई कार्य होने लगता है तो वो अधोगामी कर्म कहलाता है। ठीक है कि नहीं। तो अधोगामी प्रभाव पैदा करने वाली जो औषधियाँ इस महाकषाय में हैं, उनका गुण है गुरु स्निग्ध गुण, मधुर रस, मधुर विपाक तथा शीत वीर्य। ये ऐसी औषधियाँ ये मार्ग एवं मूत्र दोनों का स्नेहन करती हैं। मार्गों का भी स्नेहन करेंगी और मूत्र का भी स्नेहन करेंगी, यानी जब रूक्षता बढ़ जाती है और वायु प्रतिलोम हो जाए तो अधोगमन कराना हो यदि आपको, तो ऐसी स्थिति में रूक्षता नष्ट करने वाली औषधियाँ, जैसा कि इसमें गोक्षुर का वर्णन है, स्वदंष्ट्रा। ठीक है। तो ये स्वदंष्ट्रा इसी प्रकार के गुणों वाली औषधि है जो कि मूत्र का अधोगमन कराएगी। और कैसे कराएगी? मूत्र एवं मार्ग दोनों का स्नेहन करके। ठीक है। अब तीसरे प्रकार के द्रव्य हैं जो मूत्र मार्ग एवं मूत्र की पिच्छिलता का नाश करके वायु विगुणता को फिर से सामान्य करते हैं, यानी वायु अवरोध को, पिच्छिल गुण से वायु का अवरोध होने लगता है। तो मूत्र जो है रुक रुक करके आएगा या थोड़ा थोड़ा आएगा, तो है ना। इस प्रकार की स्थिति में आपको क्या करना है? तीसरे तरीके की औषधियाँ जो पिच्छिलता का नाश करती हों और वायु की मंदता का नाश करती हूँ। देखिए हमने पहले ही बताया कि पिच्छिल गुण से वायु का अवरोध होने लगेगा, तो मूत्र भी जो है उसके द्वारा ले जाया जाता है। जब वायु ही मंद हो जाएगी तो मूत्र की गति भी मंद हो जाएगी। ठीक है ना। तो इस तरीके से ऐसी कौन सी औषधियाँ इस महाकषाय में हैं जो वायु मंदता को और पिच्छिलता को नाश करेंगी? वो औषधियाँ हैं लघु स्निग्ध गुण है, मधुर तिक्त अथवा मधुर कषाय रस है, मधुर विपाक है तथा शीतवीर्य है। ऐसी औषधियाँ क्या करेंगी? वो मूत्र मार्ग की पिच्छिलता का शमन करेंगी और पिच्छिलता का शमन होने से फिर मूत्र की जो गति है वो प्रॉपर या युक्त हो जाएगी। जिस तरीके से उसको मूव करना है, जिस तरीके से उसको चेंज होना है, चेंजिंग एंड मूविंग बोथ प्रोसेस बिकम्स नॉर्मल। जैसे कुछ लोग कहते हैं हमको रुक रुक करके बड़ी देर देर में थोड़ा थोड़ा पेशाब आता है। ठीक है। तो आप ऐसी औषधियों का प्रयोग वहाँ पर कर सकते हैं। ठीक। फिर अब जो है चौथे प्रकार की मूत्र विरेचनीय औषधियाँ जो वायु को प्रेरित करती हैं। जहाँ वायु क्षय हो गया है, वायु क्षय हो गया है इसलिए वायु प्रेरण नहीं हो रहा है, यानी जितने भी जहाँ से गति रुक रही है तो गति में कन्वर्जन भी है और मूवमेंट भी है। ठीक है ना। तो अगर उसकी गति धीमी हो जाए वायु के क्षय होने से, जब वायु क्षीण है, देखिए पहले में वायु क्षीण नहीं थी, अभी इससे पहले वाले में वहाँ कफ बढ़ा हुआ था और उस बढ़े हुए कफ के कारण वायु अपना कार्य नहीं कर पा रही थी, यानी वहाँ वायु अवरोध युक्त थी। ठीक है। तो अवरोध अलग होता है और क्षीण होना अलग होता है। ठीक है। तो क्षीण वायु को बढ़ाने के लिए, जिससे वायु अपना कार्य कर सके, ऐसे कार्य को करने के लिए मूत्र विरेचनीय जो द्रव्य दिए गए हैं उनमें गुण है लघु स्निग्ध तीक्ष्ण गुण है,
तीक्ष्ण हाई इंटेंसिटी एनर्जी वाली ड्रग्स हैं जो तेजी प्रदान करेंगी, यानी क्षीण वायु को पुनः प्रेरित करेंगी, है ना। लघु स्निग्ध तीक्ष्ण गुण, कसाय तिक्त रस, कटु विपाक और शीतवीर्य, ठीक है। ऐसी औषधियाँ क्या करेंगी, वायु की मंदता को, हाँ, वायु की क्षीणता को नष्ट करके वायु के कार्यों को प्रमोट करेंगी, है ना, जिससे मूत्र जो है वो उचित प्रकार से उचित मात्रा में उसका बहिर्गमन होगा, ठीक। अब पांचवें प्रकार के मूत्र विरेचनीय द्रव्य, जो कि मूत्र मार्गों में शोथ है, अगर मूत्राशय में शोथ है, मूत्र मार्गों में शोथ है, तो शोथ के कारण मार्ग अवरोध होता है। जैसा कि आप जानते हैं प्रोस्टेट बढ़ गया या यूरेथ्राइटिस हो गई, है ना, ऐसा, या फिर ब्लैडर में जो है वो ब्लैडर में जो है ना शोथ उत्पन्न हो गई, तो फिर वायु या मूत्र के मार्ग का अवरोध होता है, तो मूत्र के निकलने में कृच्छ्रता होती है, मूत्र कृच्छ्रता होती है, ठीक है। तो ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए हमें जिन प्रकार के मूत्र विरेचनीय द्रव्यों का प्रयोग करना पड़ता है उनके गुण निम्न प्रकार से होते हैं। लघु रूक्ष गुण, कसाय तिक्त मधुर रस, कटु विपाक एवं उष्ण वीर्य लिखना आप। ये जो है मूत्राशय के और मूत्र मार्गों के शोथ का शमन करते हैं, ठीक है। तो शोथ शमन होता है तो फिर मूत्र जो है आसानी से, यानी जो कृच्छ्रता पूर्वक निकल रहा था, अभी आपको थोड़ा शंका हो सकती है कि पिच्छिलता में और शोथ में दोनों में डिफरेंशिएट कैसे करें। तो देखिए पिच्छिलता में शीत गुण रहता है तो मूत्र में जलन नहीं होती, ठीक है, और शोथ में उष्णता रहती है। शोथ त्रिदोषज होता है लेकिन उसमें उष्ण गुण रहता है ना। तो इसीलिए जब शोथ युक्त मार्ग होंगे या मूत्राशय होगा तो मूत्र कृच्छ्रता में दाह की अनुभूति भी आपको हो रही होगी, ठीक है। तो जब दाह की अनुभूति हो रही है ऐसी कंडीशन में आप शोथ समझें, तो शोथ नाशक औषधियाँ देंगे तो फिर शोथ नष्ट हो करके मूत्र कृच्छ्रता नष्ट होगी और मूत्र का विरेचन होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने आपको मूत्र विरेचनी महाकषाय के द्रव्यों की फार्मेकोलॉजी पढ़ाई, ठीक है। दाह लक्षण है, हमें लक्षण की चिकित्सा तब करनी चाहिए जब वो रोग से ज़्यादा बलवान हो, ठीक है। यदि आपको हल्का मूत्र दाह हो रहा है तो आप दाह की चिकित्सा ना करें, शोथ की चिकित्सा करें। शोथ के नष्ट होते ही दाह अपने आप नष्ट हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। हाँ, क्योंकि अगर आप दाह की चिकित्सा करेंगे तो शोथ बढ़ जाएगा, क्योंकि शोथ में कफ और वात की प्रधानता होती है, ठीक है। त्रिदोषज तो है लेकिन कफ वात प्रधान। तो अब आप बताइए, जब आप दाह की चिकित्सा करेंगे तो आपको पित्त की चिकित्सा करनी पड़ेगी, और जब पित्त को कम करेंगे तो कफ तो पहले से ही बढ़ जाएगा, वायु भी बढ़ जाएगा। तो देखिए इसीलिए दाह में इस यहाँ ऐसी परिस्थिति में आपको दाह की चिकित्सा नहीं करनी है। उष्ण चिकित्सा करने से कफ का नाश होगा और वायु का नाश होगा। वायु उष्णता से समन को प्राप्त होती है और कफ तो होगा ही होगा। तो दोनों तरीके से आप देख लेंगे कि जो शोथ में दो प्रधान दोष हैं वो है कफ वात, उसका समन करते ही फिर अपने आप राइट हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। सर अभी हाँ देखिए, जो पिच्छिल होगा तो आपको जो मूत्र है उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी, स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाएगी। अगर आप मूत्र परीक्षण करेंगे तो उसमें चिपचिपापन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आपको मूत्र के प्रकार से जो मूत्र के दोष हैं आप उसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा। दूसरा, शीतलता पता चलेगी। पिछलता बढ़ने पर आपके शरीर में जो है ना, जब मूत्र स्राव होगा तो गूज फ्लैश होंगे, यानी कि रोए खड़े होंगे, ऐसा, तब समझेंगे कि पिछलता बढ़ गई है। लेकिन मंद वायु होने पर क्या है, ऐसा नहीं होगा, खाली मूत्र की गति धीमी होगी, यानी धीमी धीमी गति से मूत्र निकलेगा, ये बात पता चलेगी। यही दोनों का डिफरेंस है। आप पैरा करेंगे जो गुण बताया आपने, तो केवल
किसी कसाय के द्रव्य या फिर बाकी जैसे मूलिकी का सेम होने से तो भी ऐसा काम करेगा? हाँ, तो वो तो करेगा। हम तो आपको यहाँ पे ये कहते ही नहीं कि आप इन्हीं द्रव्यों का प्रयोग करो। हम तो आपको फ़ॉर्मूला बता रहे हैं। उस फ़ॉर्मूले को आप उपयोग करते हुए किसी अन्य द्रव्य का प्रयोग कर सकते हैं, तो वो काम करेगा। हाँ, यदि द्रव्य का कोई अपना स्वभाव भी है, तो वहाँ पे आपको द्रव्य का विचार करना पड़ेगा। भले गुण यही है, लेकिन उसका स्वभाव कुछ और है। नहीं समझे? Yes. जैसे अभी आप इन्होंने चर्चा करी कि उसका मधुर रस, मधुर विपाक, शीत वीर्य, परंतु वो क्षार है। क्षार है। तो अगर आपको क्षार कहीं नहीं देना है, तो भले वो मधुर रस, मधुर विपाक एवं शीत वीर्य होने के नाते पित्त शामक की स्थिति आपको समझ आएगी, लेकिन वो तो क्षार है। तो क्षार तो पित्त का समन करता नहीं। अम्ल पित्त का समन करता है क्षार। तीक्ष्ण पित्त का क्षार समन नहीं करता, बहुत बढ़ाता है। क्लियर है कि नहीं? हाँ सर। तो वो उसका स्वभाव है। तब हम वहाँ पे रस गुण वीर्य विपाक पे नहीं जाएंगे, उसके स्वभाव को, क्योंकि स्वभाव सर्वोपरि होता है। स्वभाव ही प्रभाव है। समझ में आ रही बात की नहीं? तो प्रभाव तो सर्वातिशायी होता है, हाँ सर। तो फिर उसको पहले ध्यान देंगे। लेकिन अगर वो उसमें इस प्रकार का कोई प्रभाव नहीं है, तो हम रस गुण आदि के आधार पे ही उस द्रव्य का प्रयोग करेंगे। समझ पा रहे हैं कि नहीं? जी। सबको बात समझ में आती है कि नहीं? यस सर। हाँ, तो आपको अगर समझ में ना आए तो आप प्रश्न कर सकते हैं।